हेलो एवरीवन। आज हमें जानना है कोरल रीफ के बारे में। क्या है कोरल रीफ? तो कोरल रीफ अंडर वाटर एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मीन्स अगर जहाँ पे भी कोई भी अबायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहा है उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे जहाँ हम ह्यूमन, तो क्या है, बायोटिक फैक्टर है एंड जो हमारा सराउंडिंग है अबायोटिक फैक्टर्स है। तो हम अपने सराउंडिंग से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक उसी तरह से जो हमारा कोरल रीफ है ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है। जो ये इकोसिस्टम जहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहा है ये अंडर वाटर है। जो कोरल होता है, कोरल एक एनिमल है जो कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करता है और इसे फूड फूड प्रोवाइड कौन करता है? जो कोरल होता है ये खुद फूड नहीं बना सकता। जो इसे फूड प्रोवाइड करता है जो एक्स एंथले जो एक्स एंथले एलगी, ये फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाता है और ये कोरल को प्रोवाइड करता है फूड, और कोरल इसे रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तब बोल सकते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है। जब जब कोरल को ये फूड प्रोवाइड कर रहा है जू एंथले, तो कोरल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट एक रीफ का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। तो इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है, जो कि हमारा 25% जो मैरिन बायोडाइवर्सिटी है उसे सपोर्ट करता है। इसे ग्रो होने के लिए किस तरह का कंडीशन चाहिए? वहाँ का जो भी है वाटर ज़्यादा डीप में प्रेजेंट नहीं हो, यानी सेलो वाटर चाहिए, और उस वाटर कोल्ड भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यानी वार्म वाटर चाहिए, और क्लियर वाटर यानी पोल्यूशन फ्री वाटर। और इसका टाइप्स देखें तो टाइप्स का एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका एग्जाम्पल देखता हूँ, जूम कर रहा हूँ। जो फ्रिंजिंग रीफ, ये जो कोरल रीफ का टाइप्स है, ये कोस्टल जो हमारा एरिया है यानी कोस्टल लैंड है वहाँ पे पाया जाएगा। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है गल्फ ऑफ मन्नार, रेड सी रिप्स, बैरियर रिप्स। बैरियर रिप से नाम मिलता जुलता या रिलेट करता हुआ ग्रेट बैरियर रिप है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और एटोल्स, एटोल जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, वो जो है कोरल जिस तरह का लैंडफॉर्म फॉर्म करता है उसे एटोल्स बोलते हैं। और एटोल्स क्या है? कोरल रीफ्स का एक टाइप है। देन उसके बाद पैच रीफ्स, ये हमारा जो कार्बियन एंड पैसिफिक आइलैंड्स है वहाँ पे पाया जाता है। इसे कोरल रीफ्स के ग्रो होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो पहले जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, यानी जो टेम्परेचर है वो बैलेंस टेम्परेचर चाहिए, यानी 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और बेसिकली ये वाले रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, यानी ट्रॉपिकल वाटर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर टू लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन में ये ज़्यादा ग्रो देखने को मिलेगा। इसका ग्रोथ जो डीप होना चाहिए, वो भी ज़्यादा डीप नहीं चाहिए हमें, 50 मीटर से लेस देन, जहाँ तक हमारा सनलाइट जो है उसका पेंट्रेशन नेसेसरी है। और इसका सेलेनिटी, हाई सेलेनिटी चाहिए, लाइक 32 से लेके 42 PSU। PSU नथिंग बट इट एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेलेनिटी। जैसे सेलेनिटी को किस तरह से मेजर करते हैं, तो पार्ट पर थाउजेंड मेजर करते हैं, यानी 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में कितना ग्राम जो हमारा है सेलेनिटी प्रेजेंट है, यानी जो भी आयोडीन और वगैरह बोल सकते हैं कितना प्रेजेंट है। और वाटर भी क्लीन वाटर चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर, पोल्यूशन फ्री वाटर। और वाटर का मूवमेंट भी होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन इसे मिल सके, ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके अच्छा से। अगर कोई वाटर रुका हुआ है यानी मूव नहीं कर रहा है तो वहाँ कोरल रीफ ग्रो नहीं हो सकता। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है, मैरीन स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारा कोस्टल लैंड है उसे प्रोटेक्ट करता है, जो भी सुनामी आ गया, स्ट्रोम आ गया उससे। जो हमारा फिशरीज ग्राउंड है, फिशरीज ग्राउंड के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, टूरिज्म इससे डेवलप होता है, मतलब एक अच्छा सीनरी बनाता है। और मेडिसिन में भी इसका यूज लिया जाता है कोरल रीफ्स का। और कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन करने में भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो भी कार्बन है हमारा एनवायरनमेंट से उसे एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसे रिड्यूस करता है। मेडिकल रिसर्च में भी, फार्मास्यूटिकल
पोटेंशियल है इसके पास, जो बहुत सारे एंटीबायोटिक फैक्टर भी पाया जाता है इसमें, जो हमारा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है उससे उससे उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट कोरल रीफ है देख लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार, ये फ्रिंजिंग टाइप का कोरल रीफ है, और ये इंडिया एंड श्रीलंका आइलैंड के बीच पाया जाएगा। गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी फ्रिंजिंग रीफ दैट मीन्स जो हमारा एक कोस्टल लैंड है यानी कोस्टल एरिया, वहाँ पे फॉर्म होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी फ्रिंजिंग रीफ, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ए अटोल लीफ। अटोल मीन्स देखता हूँ, जो ये कोई भी लेगून है इसको सराउंड कर रहा है वो रिंग शेप, ये अटोल है, इसको रिंग शेप में सराउंड करते हुए जो हमारा लैंडफॉर्म बनाएगा वो कोरल रीफ से बना होगा, तो उसे अटोल के नाम से जानते हैं। और पाक वे हमारा जो ये भी फ्रिंजिंग रीफ का है, तमिलनाडु में पाया जाता है नियर श्रीलंका, रामेश्वरम। ओके, सो इसका थ्रेट्स क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसे बैलेंस टेम्परेचर चाहिए, यानी 23 टू लेके 29 डिग्री सेल्सियस। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ के अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा, जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, यानी जू एक्स सेंथले इसे कोरल को फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोरल को फूड प्रोवाइड कर रहा है। जब एक क्लाइमेट चेंज होगा यानी कोई भी एसिडिफिकेशन होगा, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आ जाएगा जिसे ये बैलेंस नहीं करता है, नहीं कर सकेगा, तो जो कोरल है जू एक्सेंथले को बाहर मतलब रिपेल करने का कोशिश करेगा, यानी रिपेल कर देगा। तो ये कोरल तो फूड बना ही नहीं सकता, इसको जो फूड प्रोवाइड करता है जू एंथले एल्गी हो, ये फूड प्रोवाइड करता है। तब जब ये फूड बना ही नहीं सकता तो कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे इसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो इसका जो थ्रेट्स है क्लाइमेट चेंज यानी जो भी और पोल्यूशन का जो भी फैक्टर, ओशियन का एसिडिफिकेशन, ओशियन से हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऑयल का टैंकर है और है वगैरह मंगवाते हैं या ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं कंट्री कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट या कंट्री बाय कंट्री, तो वहाँ पे ऑयल भी स्प्लिट हो जाता है, तो उससे भी पोल्यूशन हो जाता है जो कि कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाता है। और पोल्यूशन का जो भी फैक्टर है ऑयल स्पिल्स बताए हैं, जो हमारा प्लास्टिक का जो भी वेस्टेज है, डैमेज है, या जो भी इंडस्ट्री का निकलता है वेस्टेज, वो भी इसे अफेक्ट करता है। अगर फिशिंग के लिए एक अच्छा ग्राउंड माना जाता है, अगर हम ओवर फिशिंग कर पा रहे हैं तो वहाँ का लैंड फॉर्म में डिस्ट्रक्ट हो जाता है। कोस्टल डेवलपमेंट, जो हमारा कोस्टल वाला रीजन है या जो भी कोस्ट है उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो टूरिज्म है अनरेगुलेटेड हो जाता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटेंस अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह का थ्रेट देखने को मिलता है। इसका अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया किस तरह से मेजर लिया है, तो कोरल रीफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये जो है रेगुलर असिस्ट करता है कोरल रीफ्स का हेल्थ किस तरह से है। देन कोस्टल रीजन जोन, कोई जगह पे जहाँ पे कोरल रीफ का जो बायोडाइवर्सिटी है ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है तो उसे हम रेस्टोरेट कर देते हैं ताकि कोई आवे ना वहाँ पे। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है ये भी फोकस कर रहा है इसे रिस्टोर कैसे किया जाए इंडिया में और इंटरनेशनली, बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है। लाइक अगर देखें तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये ग्लोबल पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क अथॉरिटी, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन जहाँ पे भी है वहाँ पे जो भी कोरल रीफ पाया जाता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कोरल रीफ इतना ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अगर ये सभी पॉइंट को आप समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, अगर प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आएगा दो तरह से, अगर आपको आ गया कि इस कौन कौन सा कंडीशन में ग्रो करता है और इसका मतलब इसके डिस्ट्रक्ट होने के क्या क्या थ्रेड्स है वो पूछ लेगा आपसे, या ये पूछ सकता है कि कौन सा कोरल रीफ किस टाइप के पाया जाता है। ओके, थैंक यू।